Hello everyone. Welcome to sixth part of Mechanical Properties of Fluids. Dear students, today we shall study about angle of contact. Last two lectures में हमने surface tension और surface energy के बारे में पढ़ा है. Surface tension ये फ्लूइड के सरफेस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उससे ही रिलेटेड कंसेप्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट ये आज हमें स्टडी करना है. हमें अक्सर देखा है कि जब कोई भी लिक्विड सरफेस ये सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो ऐसे मिनिस्कस बनाता है. यहाँ पे भी देखिए ये ग्लास की यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है और ये ग्लास बीकर है. ये टेस्ट ट्यूब ये ग्लास बीकर में इन्वर्ट की है तो इसमें अगर लिक्विड है तो वो ऐसे नीचे आएगा, लेकिन ये जो सरफेस है यहाँ पे ये सरफेस स्ट्रेट होने की वजह यहाँ पे मिनिस्कस फॉर्म होगा. और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये पूरा सरफेस स्ट्रेट है, लेकिन जहां जहां ये सॉलिड के साथ ये लिक्विड का कांटेक्ट हो रहा है वहां पे ये मिनिस्कस फॉर्म हो रहा है, मतलब थोड़ा सा कर्व शेप फॉर्म हो रहा है. तो ये लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर हम ग्लास और वाटर यानी ग्लास में वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, तो हमेशा वहां पे कॉन्केव मिनिस्कस फॉर्म होगा. और अगर वो ही ग्लास में हम मर्क्यूरी लेते हैं तो वहां पे ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म होगा. यहाँ पे ये जो मिनिस्कस है ये मिनिस्कस को अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये मिनिस्कस को अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये क्या है, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. यहाँ पे ये लिक्विड का ये ग्लास के साथ कॉन्टेक्ट हुआ है तो ये पॉइंट में हमने ये लिक्विड सरफेस को एक टेंजेंट ड्रॉ की है. और ये जो है सरफेस ग्लास का, मतलब सॉलिड सरफेस है, ग्लास सॉलिड में होता है तो ये ग्लास का सॉलिड सरफेस है. ये जो लाइन है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये जो है ये ग्लास का सॉलिड सरफेस है. तो ये जो एंगल है, द एंगल बिटवीन the tangent drawn to the free surface of the liquid and surface of the solid at this point of contact measured within the liquid. ये जो यहाँ पे लाइन है measured within the liquid, यानी लिक्विड के अंदर से हमें स्टार्ट करना है. अब ये भी एंगल हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मेजर्ड विद इन द लिक्विड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये यहाँ पे लिक्विड के अंदर से मेजर करना है. तो ये जो एंगल है ये एंगल को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. ये एंगल को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. फिर से रिवाइज करते हैं कि मिनिस्कस फॉर्म हुआ है जब वाटर और ग्लास ये दोनों, अगर हमने वाटर लिया है ग्लास में तो ऐसे कॉन्केव मिनिस्कस फॉर्म होगा. तो मिनिस्कस के ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे दिस लिक्विड इज टचिंग विद द सॉलिड. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमने ये मिनिस्कस को टेंजेंट ड्रॉ किया है और वो ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये है टेंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड. तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है मेजर्ड विद इन द लिक्विड, यानी इनसाइड द लिक्विड से हमें मेजर करना है, क्योंकि ये वाला ये भी एक एंगल ऑफ कांटेक्ट है, लेकिन ये क्या है, ये आउटसाइड द लिक्विड है. ऐसे नहीं हमें मेजर करना है, लिक्विड के इनसाइड मेजर करना है, यानी ये इतना हो जाएगा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे. तो ये नहीं है, हमें मेजर्ड विद इन द लिक्विड लेना है. तो ये जो एंगल है वो एंगल को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट पे ही किसी भी लिक्विड का जो मिनिस्कस है वो कॉन्केव या कॉन्वेक्स ये डिपेंड करता है.
अब यहाँ पे सेकंड केस बताई है, यहाँ पे मर्क्यूरी लिया है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पहले फिगर में ये जो मिनिस्कस था ये कॉन्केव था, अभी क्या है वो कॉन्वेक्स है। तो ये मिनिस्कस को ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब मर्क्यूरी ये ग्लास को यहाँ पे टच हुआ है, तो ये पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की। और दूसरा जो है ये सॉलिड का सरफेस है, तो ये सॉलिड का सरफेस और ये टेंजेंट, ये दोनों के बीच का ये एंगल है मेजर्ड विद इन द लिक्विड। ये एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। तो हमने पहले फिगर में देखा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटा था, मतलब इट वाज लेस देन 90, और हमें पता है कि एंगल जो लेस देन 90 होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो जब एंगल ऑफ कांटेक्ट ये एक्यूट होता है यानी लेस देन 90 होता है, तो वो लिक्विड में हमेशा कॉन्केव मिनिस्कस फॉर्म होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अगर यही एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होता है, जैसे हमने ये मर्क्यूरी और ग्लास के केस में देखा है कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ये बड़ा दिख रहा है, मतलब इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं। तो जब एंगल ऑफ कांटेक्ट ये ऑब्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो वहां पे ये जो लिक्विड है ये हमेशा कॉन्वेक्स मिनिस्कस फॉर्म करता है। तो एग्जाम्पल क्या है कॉन्केव मिनिस्कस का? वाटर एंड ग्लास, और मर्क्यूरी एंड ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्वेक्स मिनिस्कस, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट या ऑब्ट्यूस मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब शेप ऑफ मिनिस्कस, कॉन्केव मिनिस्कस, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अभी हमने देखा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो कि एंगल है दो टेंजेंट्स के बीच का, एक टेंजेंट है ड्रॉन एट द पॉइंट टू द मिनिस्कस एंड सेकेंड है सॉलिड सरफेस की वो ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और ये दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल मेजर्ड विद इन द लिक्विड इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वो लिक्विड हमेशा कॉन्केव मिनिस्कस फॉर्म करता है। तो अभी हम ये फिगर से समझते हैं कि ऐसे क्यों होता है। तो ये जो कॉन्केव या कॉन्वेक्स ये जो मिनिस्कस होते हैं, ये फॉर्मेशन मतलब अभी हमने सिर्फ देखा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो कॉन्केव मिनिस्कस एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस है तो कॉन्वेक्स मिनिस्कस, लेकिन ये मिनिस्कस क्यों फॉर्म होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो फॉर्मेशन है कॉन्केव या कॉन्वेक्स, ये सिर्फ और सिर्फ कोहेजिव और एडहेसिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है। जो फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उस हिसाब से वो मिनिस्कस फॉर्म होगा। इसके पहले सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने कोहेजिव और एडहेसिव फोर्सेस के बारे में समझा है। कोहेजिव फोर्सेस या एडहेसिव फोर्सेस ये क्या है? तो दीज फोर्सेस आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्सेस होते हैं उसे हम कोहेजिव फोर्सेस कहते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एयर है और ये सॉलिड, और यहाँ पे ये पानी है, लिक्विड और सॉलिड, तो ये क्या हो गया? अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए। वाटर, ग्लास है, तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो फोर्स होता है उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो एडहेसिव एंड कोहेसिव ये फोर्सेस के ऊपर, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्कस हमेशा डिपेंड होता है। तो सबसे पहले ये फिगर यहाँ पे समझते हैं। ये एक सॉलिड है, मतलब अगर हमने ग्लास लिया है और ये लिक्विड है, ग्लास में ये पानी लिया है हमने, तो अब यहाँ पे कॉन्केव मिनिस्कस फॉर्म हुआ है, ये फिगर में हम देख सकते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए लिया है हमने जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में।
अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा कि दो तरह के फोर्सेस एक्ट होंगे। एक तो फोर्स होगा, एक काइंड होगा एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस मतलब क्या कि यहाँ पे मतलब ये ग्लास को यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स टच हो रहे हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास मॉलिक्यूल्स, ये दोनों के बीच का फोर्स होगा एडहेसिव फोर्स। और जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है वो सभी मॉलिक्यूल्स का रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स ये AP अलोंग AP होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें हम समझते हैं, यहाँ पे वॉल ये वर्टिकल है और नेट एडहेसिव फोर्सेस ये AP है। अब ये हमेशा क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो सरफेस को नेट फोर्स जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नेट फोर्स हमेशा लिक्विड सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ग्लास मॉलिक्यूल्स ये दोनों के बीच का जो एडहेसिव फोर्स होगा वो एडहेसिव फोर्स का हम ये अलोंग AP शो कर रहे हैं यहाँ पे, और ये इस डायरेक्शन में होगा। दिस AP विल डायरेक्ट इन दिस डायरेक्शन। अब बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब यहाँ पे क्या है, these molecules are not in contact with the glass। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा, मतलब वाटर एंड वाटर या लिक्विड एंड लिक्विड सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा यहाँ पे कोहेसिव फोर्स। और ये जो कोहेसिव फोर्स है ये अभी इस डायरेक्शन में दिस कोहेसिव फोर्स AC है ये। तो ये अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री पे यहाँ पे एक्ट होगा अलोंग AC। तो हमने दो फोर्सेस देखे, एक है AP और दूसरा है AC। AP है रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स डायरेक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड AC is resultant cohesive force which is acting in this direction। अब ये जो AP है और AC है, ये जो AP है और ये जो AC है, तो अगर हम ये रिजॉल्व करते हैं यहाँ पे, मतलब इसका हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो ये रिजल्टेंट विल एक्ट अलोंग AR, क्योंकि इस केस में magnitude of this adhesive force is so large that the net force AR is directed inside the solid। समझ में आ रहा है? ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये दोनों का, this resultant force is directing inside the solid। क्योंकि हमेशा याद रखो कि जब मेनिस्कस कॉन्केव फॉर्म होता है तो एडहेसिव फोर्सेस हमेशा स्ट्रांग होते हैं कोहेसिव फोर्सेस के कंपैरिजन में, और उसकी वजह से ये दोनों का जो रिजल्टेंट है एक स्ट्रांग है एक वीक है, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, स्ट्रांग की तरफ जाएगा। तो इट विल डायरेक्ट इनसाइड दिस सॉलिड एज शोन ओवर हियर। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब जब ग्लास में जो पानी हमने लिया है वो अभी स्टेडी है, तो ये जो स्टेबल कंडीशन है तो नेट फोर्स AR है acting on all the molecules similar to molecule A must be normal to the surface at all the points। तो ये जो मिनिस्कस है यहाँ पे, तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो AR है, ये रिजल्टेंट फोर्स हमेशा ये जो मिनिस्कस है उसको ये T टेंजेंट है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो ये दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। मतलब जो रिजल्टेंट है वो हमेशा जो लिक्विड सरफेस है उसे नॉर्मल रहता है, लिक्विड सरफेस को हमेशा नॉर्मल रहता है, और उसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स AR
to be normal to the tangent, the liquid near this wall should pile up against the solid boundary. ये ऊपर आएगा उसे परपेंडिकुलर होने के लिए, और ये टेंजेंट जो 80 है टू द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू AR. ये जो 80 है ये AR को परपेंडिकुलर होगी, और इस तरह से जो मिनिस्कस फॉर्म होगा वो मिनिस्कस हमेशा कॉन्केव रहेगा. और जब कभी भी एंगल ऑफ कांटेक्ट ये लेस देन 90 होता है, मतलब मिनिस्कस कॉन्केव होता है, तब ऐसे लिक्विड को हम कहते हैं कि दोज लिक्विड वेट्स दैट सॉलिड सरफेस, मतलब वो उस सॉलिड सरफेस को गीला करते हैं, वेट करते हैं. हम देखते हैं कि हम ग्लास पानी से धो सकते हैं, मतलब क्या कि सच लिक्विड्स वेट द सॉलिड सरफेस जब मिनिस्कस कॉन्केव फॉर्म होता है. एक बार शॉर्ट में समझते हैं फिर से. यहाँ पे हमने पानी लिया है एक ग्लास में. पानी लेने के बाद में जो बीच के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ग्लास के कांटेक्ट में नहीं होंगे, लेकिन जो बाउंड्रीज पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो ग्लास के कांटेक्ट में होंगे. तो वो मॉलिक्यूल्स कोहेसिव फोर्सेस एक्ट करेंगे ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल्स. तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा इनसाइड द सॉलिड, मतलब इस डायरेक्शन में आउटसाइड होगा वो, और आउटसाइड द लिक्विड एंड इनसाइड द सॉलिड होगा. और दूसरे काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कोहेसिव फोर्सेस एक्ट करेंगे जो लिक्विड के अंदर के डायरेक्शन में एक्ट होंगे. अभी कुछ मॉलिक्यूल, एक फोर्स है जो बाहर जा रहा है, एक अंदर जा रहा है. तो ये दो फोर्स का रिजल्टेंट अगर हम देखते हैं तो वो रिजल्टेंट, क्योंकि एडहेसिव फोर्सेस इस कंडीशन में स्ट्रांग होते हैं, तो दिस रिजल्टेंट विल डायरेक्ट इनसाइड द सॉलिड. तो ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट को यहाँ का जो लिक्विड है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहना चाहता है. रिजल्टेंट फोर्स को लिक्विड हमेशा परपेंडिकुलर रहना चाहता है, इसलिए यहाँ के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल ट्राई टू पाइल अप, यानी वो ये लाइन को परपेंडिकुलर होने के लिए ऐसे ऊपर उठ जाएंगे, और उसकी वजह से यहाँ का ही सिर्फ मिनिस्कस, मतलब जहां जहां लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है सिर्फ वो ही पोर्शन का जो मिनिस्कस है वो कॉन्केव हमें दिखेगा. और जो भी लिक्विड ऐसा कॉन्केव मिनिस्कस फॉर्म करते हैं वो लिक्विड को हम कहते हैं कि दोज लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस. अब सेकंड केस के लिए हम देखते हैं कि जो लिक्विड इंस्टेड ऑफ कॉन्केव दे फॉर्म कॉन्वेक्स मिनिस्कस, यानी यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा ऑब्ट्यूस है. फिगर से समझते हैं फिर से. हमने सेम फिगर कंसिडर की है, लेकिन यहाँ पे अब लिक्विड जो है वो वाटर की वजह क्या है, मर्क्यूरी है. हमने ग्लास में मर्क्यूरी लिया है. फिर से मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स कुछ ग्लास के कांटेक्ट में होंगे और जो बीच के मॉलिक्यूल्स है वो ग्लास के कांटेक्ट में नहीं होंगे. तो जो ग्लास के कांटेक्ट में है मॉलिक्यूल्स दे विल फॉर्म द एडहेसिव फोर्सेस with the wall of the glass, और वो सभी मॉलिक्यूल का जो रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स है that is shown along AP over here. AP is the adhesive force acting on molecule A as wall is vertical. यहाँ पे हमने वॉल ये क्या ली है, ग्लास हमेशा वर्टिकल ही रहता है इसलिए. तो AP क्या है, रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स. अभी देखते हैं कि मर्क्यूरी मर्क्यूरी, ये जो बीच के मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स है वहां पे कौन सा फोर्स होगा. तो वहां पे कोहेसिव फोर्स होगा कि जो अलोंग AC यहाँ पे शो किया है. ऑब्वियस है कि जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के कोहेसिव फोर्सेस है, तो वो इनसाइड द लिक्विड, उनका जो रिजल्टेंट है AC, वो रिजल्टेंट AC विल डायरेक्ट इनसाइड द लिक्विड. अब
पहले केस में देखा था हमने कि एडेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से रिजल्टेंट सॉलिड के अंदर जा रहा था। लेकिन मर्क्यूरी के लिए ये केस एकदम ही अलग है। मर्क्यूरी के लिए कोहेसिव फोर्सेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी ये AC स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली AP और AC ये दोनों का रिजल्टेंट जो AR है, विच इज शोन बाय दिस AR, ये AR विल डायरेक्ट इनसाइड द लिक्विड। तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन से शो किया है, ये ब्लू लाइन से, अब उसकी वजह से क्या होगा, अब ये AR रिजल्टेंट है जो लिक्विड के अंदर जा रहा है। तो ये जो लिक्विड का सरफेस है, हमने पहले भी देखा है कि लिक्विड का सरफेस ये हमेशा क्या करता है, रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर होने की कोशिश करता है। तो वो कोशिश में यहाँ पे क्या होगा कि ये लिक्विड ऐसे अंदर झुक जाएगा, तभी क्या होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस AR। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमने देखा कि AR ये नेट रिजल्टेंट फोर्स है मॉलिक्यूल के ऊपर, और ये हमेशा नॉर्मल रहेगा, इसलिए द लिक्विड नियर द वॉल therefore creep inside against the solid boundary। यानी ये AR को ये लिक्विड परपेंडिकुलर होने के लिए दे विल क्रीप इनसाइड, मतलब वो अंदर की तरफ झुक जाएंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे जो मिनिस्कस फॉर्म होगा वो मिनिस्कस कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि वो लिक्विड अभी अंदर गया है। और ये जो टेंजेंट है AT, तो दिस AT विल बी परपेंडिकुलर टू दिस AR, और ये जो ब्लू लाइन से शो किया है, दिस विल बी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज obtuse in case of mercury and glass, and in this way this liquid does not wet the solid surface। हमने देखा होगा कि कभी भी हम मर्क्यूरी लेते हैं तो वो वेट नहीं करता है, तो ऐसे लिक्विड जो ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करते हैं वो लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। अब हमने इसके पहले देखा था एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री वो है ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट। अभी हमें देखना है जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसे हमने देखा कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो एक्यूट होता है, जब लिक्विड एक तो इम्प्योर वाटर होता है, मिथिल आयोडाइड के लिए भी एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा एक्यूट होता है, लेकिन मर्क्यूरी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हमेशा ऑब्ट्यूस होता है। लेकिन अब हम हाईली प्योर वाटर लेते हैं, एकदम प्योर वाटर जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, तो ऐसे वाटर में एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हमेशा जीरो होता है, यानी यहाँ पे कोई भी मिनिस्कस फॉर्म नहीं होता है और ये पूरा स्ट्रेट रहता है। इसलिए यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट है ए पॉइंट पे, ये रिजल्टेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द वॉल ऑफ दिस सॉलिड। रिजल्टेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है और उसकी वजह से ये जो सरफेस है, ये सरफेस भी स्ट्रेट लाइन होता है। तो ऐसे जो लिक्विड है जिनके लिए क्लीन ग्लास और हाईली प्योर वाटर, इनमें एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो होता है, मतलब कॉर्नर पे कोई भी मिनिस्कस फॉर्म नहीं होता है। उस केस में हम कहते हैं कि वो जो लिक्विड है, दैट लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। ये केस में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है नियर द रीजन are so less in number that the cohesive force is negligible। यानी जो cohesive force है ग्लास मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल का, वो cohesive force negligible यानी जीरो होता है। तो नेट एडेसिव फोर्स
itself is the resultant. इसलिए ये AP and AR both are equal and therefore tangent at this AT is along the wall within the liquid and therefore the liquid's and angle of contact is 0. इसलिए यहाँ पे ये जो मिनिस्कस है, ये मिनिस्कस यहाँ पे नहीं रहेगा और ये जो वाटर है यहाँ पे ये पूरा क्या रहेगा, स्ट्रेट ही रहेगा. तो इस तरीके से ये है जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब प्योर ग्लास हाई और प्योर लिक्विड ये दोनों के बीच ही जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो सकता है. मतलब वहां पे एडेसिव फोर्सेस एंड रिजल्टेंट ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट होते हैं और कोहेसिव फोर्सेस ये केस में निग्लिजिबल यानी जीरो होते हैं. अभी हम फोर्थ कंडीशन देखते हैं. पहले हमने देखा एक्यूट एंगल, उसके बाद में हमने देखा ऑब्ट्यूस एंगल, फिर जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट और अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री. एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी. इसके लिए हमने यहाँ पे कोई भी एक लिक्विड कंसिडर किया है और ये लिक्विड का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये 90 डिग्री है दिए हुए सॉलिड कंटेनर के लिए. अब ये केस में ये जो कोहेसिव फोर्सेस है, AC क्या है, AC इज द रिजल्टेंट ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस. तो ये कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट ये हमेशा 45 डिग्री का एंगल करता है विथ आइदर ऑफ द सरफेसेस. और ये कोहेसिव फोर्स AC और एडेसिव फोर्सेस AP, इसका जो रिजल्टेंट है AR, ये AR हमेशा वर्टिकल होता है अलोंग द सॉलिड सरफेस. यानी हमने एक्यूट के लिए देखा था कि रिजल्टेंट ये सॉलिड के अंदर जा रहा है, ऑब्ट्यूस के लिए देखा था हमने ये रिजल्टेंट लिक्विड के अंदर जा रहा है, लेकिन और जीरो के लिए देखा था हमने रिजल्टेंट और ये जो एडेसिव फोर्सेस है दोनों की भी डायरेक्शन सेम ही है और वो केस में कोहेसिव फोर्सेस जीरो है. वैसे ये फोर्थ कंडीशन पे स्पेशलिटी क्या है, तो कोहेसिव फोर्सेस ये 45 डिग्री पे होता है रिजल्टेंट और एडेसिव फोर्सेस सॉलिड के अंदर जाते हैं और कोहेसिव और एडेसिव मतलब AP और AC का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट AR हमेशा जो सॉलिड है या जो वर्टिकल है सरफेस, सॉलिड सरफेस हमेशा उसके अलोंग ही रहता है. तो ये कब होगा, जब AP इज इक्वल टू AC बाय √2. ये कंडीशन है एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होने के लिए. AP यानी ये रिजल्ट एडेसिव फोर्सेस are equal to cohesive forces divided by √2, magnitude of cohesive forces divided by √2. ये दो इक्वल होते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होता है. और अगर AP ग्रेटर देन AC बाय √2 है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा एक्यूट होता है और जब AP इज लेस देन AC बाय √2 तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा ऑब्ट्यूस होता है. तो ये कंडीशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको MCQs में भी ये कंडीशन देके आपको पूछ सकते हैं कि विच काइंड ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट वुड यू गेट फॉर आइदर ऑफ दिस कंडीशंस. अब अक्सर हमने देखा है कि लिक्विड अगर हम सॉलिड सरफेस के ऊपर लेते हैं तो ड्रॉप फॉर्मेशन तो होता ही है, लेकिन सभी ड्रॉप्स एक जैसे नहीं होते. मतलब ड्रॉप्स आर राउंड इन स्फेरिकल इन शेप, लेकिन जो स्फीयर होता है वो स्फीयर सभी लिक्विड का एक जैसे नहीं होता है. तो इसके लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट तो हमने देखा है, तो ये और किसके ऊपर डिपेंड होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ साथ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड.
यानी जो लिक्विड का जो शेप है स्फेरिकल शेप है, लेकिन वो स्फेरिकल शेप में भी डिफरेंसेस होते हैं, तो वो डिफरेंसेस एंगल ऑफ कांटेक्ट और उसके साथ साथ ही वो लिक्विड के सरफेस टेंशन, ये प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये एक सॉलिड कंसिडर किया है और ये लिक्विड है, यानी ये लिक्विड ये सॉलिड के अंदर हमने कंसिडर किया है, या ये सॉलिड पे ये लिक्विड का ड्रॉप है, ये लिक्विड गिर गया है, तो यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉप फॉर्म हुआ। तो ये जो थीटा है ये हमने वो दिए हुए सॉलिड लिक्विड पेयर का एंगल ऑफ कांटेक्ट कंसिडर किया है। और यहाँ पे ये T1 है सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे क्या है, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, इसलिए T1 सरफेस टेंशन सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का अज्यूम किया है। T2 ये होगा सरफेस टेंशन, यहाँ पे क्या है सॉलिड है और यहाँ पे एयर है, तो T2 हो जाएगा सरफेस टेंशन या फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट एयर एंड सॉलिड इंटरफेस। और T3 यहाँ पे क्या है, एयर है और लिक्विड है, ये ड्रॉप है, तो T3 हमने लिया है, इट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द एयर लिक्विड इंटरफेस। अभी ये जो तीनों भी फोर्सेस है सरफेस टेंशन के, ये हमेशा क्या करते हैं, दे ऑलवेज आर टेंजेंशियल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, इसलिए हमने T1 की ये डायरेक्शन, T2 की ये डायरेक्शन और T3 की ये डायरेक्शन यहाँ पे शो की है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब ये ड्रॉप पूरी तरह से सेटल हुआ है ये सॉलिड के ऊपर, तो तब क्या होगा, यहाँ पे ये T2 है, मतलब एयर और सॉलिड ये दोनों के बीच का जो सरफेस टेंशन फोर्स कंसिडर किया है, ये ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा, विच विल बी द एडिशन ऑफ दिस T1 एंड T3 cos theta. This T2 will be equal to T1 plus T3 cos theta. तो ये इक्वेशन cos theta के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो we get this T2 minus T1 divided by T3, and from this equation we get different four conditions. अब cos theta T2 minus T1 divided by T3, तो पहली केस लेते हैं कि T2 अगर ग्रेटर है T1 से और ये जो है T2 माइनस T1, ये जो डिफरेंस है ये लेस है T3 से, तो ये केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे एक्यूट, ये जो फिगर में शो किया है ऐसे होगा। पहली कंडीशन क्या है, T2 यानी सरफेस टेंशन ये अगर ज्यादा है इससे और दोनों का डिफरेंस कम है T3 से, तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा। दूसरी कंडीशन में अब T2 लेस है T1 से और दोनों का डिफरेंस क्या है, वो भी लेस है T3 से, तो ऑब्वियसली cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और ये केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट ये जो है ये ऑब्ट्यूस होगा। इसलिए हमने वो ड्रॉप देखा था, वो स्फेरिकल तो था लेकिन फैला हुआ है, लेकिन ये मर्क्यूरी का, ये ऑब्ट्यूस एंगल की केस किसके साथ है, मर्क्यूरी के साथ है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ड्रॉप एकदम क्या है, राउंड है, बहुत अच्छा ड्रॉप यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो ये है कंडीशन फॉर द ऑब्ट्यूस एंगल। फिर तीसरी कंडीशन है, ये जो T2 माइनस T1 डिफरेंस है यहाँ पे हमने लेस लिया था, अब ये अगर T3 के इक्वल है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कंडीशन है 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए। और T2 माइनस T1 ये सभी इसमें हमने लेस लिया था, अब ये केस में अगर ग्रेटर लेते हैं तो T2 क्या हो जाएगा, T1 प्लस T3 से ग्रेटर हो जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, और हमें पता है कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ये लेस 1 है,
तो इसलिए ये कंडीशन इम्पॉसिबल होगी, कोई भी वहां पे ड्रॉप फॉर्म नहीं होगा और वो लिक्विड पूरे सॉलिड के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉप। यानी ड्रॉप फॉर्म होने के लिए हमने देखी कि 3 ही कंडीशन है और 4th कंडीशन में वहां पे ड्रॉप फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने पढ़ा अभी तक, जो ड्रॉप फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है और मिनिस्कस डिटरमाइन करने के लिए भी जरूरी है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा जो लिक्विड और सॉलिड, यानी हमने पानी ग्लास में लिया है कि मेटल के ग्लास में लिया है, कि मेटल ग्लास मतलब जो कंटेनर है मेटल के कंटेनर में लिया है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब this angle of contact will depend on the nature of the liquid and solid in contact. उसके बाद में ये इम्प्यूरिटी के लिए, जैसे हमने देखा कि सादे पानी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, लेकिन वो ही हाईली प्योर वाटर और हाईली प्योर ग्लास, ये दोनों के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है। इसलिए ये इम्प्यूरिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। और तीसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा कम होता है। एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड decreases its angle of contact, and for given solid liquid surface the angle of contact is constant at given temperature। यानी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड सरफेस के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो 3 फैक्टर्स हमने देखे, नेचर ऑफ लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, उसके बाद इम्प्योरिटी और टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड पे सॉलिड एंगल ऑफ कांटेक्ट ये डिपेंड करते हैं, ये फैक्टर्स के ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे ये टेबल दिखाया है आपको, एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर पेयर ऑफ लिक्विड सॉलिड इन कांटेक्ट। पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगे, मतलब कांस्टेंट होगी। तो प्योर वाटर क्लीन ग्लास के लिए 0 है, क्लोरोफॉर्म और क्लीन ग्लास के लिए भी 0 है, किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड विथ क्लीन ग्लास इसके लिए भी 0 है। ईथर विथ क्लीन ग्लास 16 है, केरोसिन और क्लीन ग्लास के लिए ये 26 डिग्री है, वाटर विथ पैराफिन के लिए ऑब्ट्यूस है 107 एंड मर्क्यूरी विथ क्लीन ग्लास इट इज 140 डिग्री। मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 140 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल ऑफ कांटेक्ट ये भी सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड कंसेप्ट है। I hope you all have understood this. Thank you very much for watching.